Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our session today. Like usual, our agenda will be a brief review of what we have done so far, and then we'll talk about the topic today, which is computer architecture. All right. So let's start. Let me pull up my slides. Okay, so let's start with our revision. So who could tell me about uh, the topics we have covered so far? Well, what have we done so far? Can you tell me, anyone? So we learned about Sir, the first we one unit covered the architecture. number system, introduction to binary system, and then we talked about computer architecture, what are the components of the computer architecture. How the main memory is divided into cells, Right. Excellent. and the purpose of registers. Sir, Hmm. how buses transmit data between the devices? जी अर्शिया बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तो this was so far this is what we have discussed उसका दोबारा से रिवाइज करता हूँ जो उसके की पॉइंट जो हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है बाइनरी फॉर्मेट एक ऐसा सिंबल सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ दो सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कोई भी दो सिंबल्स हो सकते हैं एनी टू सिंबल्स फॉर एग्जांपल यस नो ट्रू फॉल्स हाई लो वन जीरो कोई भी दो जो डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम में और उनकी जो कॉम्बिनेशन है सिंबल्स की वो रिप्रेजेंट करती है किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ठीक है और वी हैव सीन दैट वी हैव मेथड्स of translating all sorts of information into a binary representation ठीक है हम टेक्स्ट को भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं हम नंबर्स को भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं हम इमेजेस को भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं हम वॉइस को भी दे सकते हैं वीडियो को भी दे सकते हैं और कोई भी और इंफॉर्मेशन जो है उसको हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड द reason why we do that, why we select this, is that our computers are binary machines in a way, which means that my computers they are electrical devices, they are electronic devices, and they work with electrical pulses. Now, these electrical pulses come in two shapes or two sizes, high pulses and low pulses. High voltage pulse and low voltage pulse. और इनकी कॉम्बिनेशन से हम हाई वोल्टेज पल्सेस और लो वोल्टेज पल्सेस की कॉम्बिनेशन से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को तो एक स्टेप तो हमारा हो गया कि हम इंफॉर्मेशन को चाहे वो टेक्स्ट हो नंबर्स हो इमेजेस हो वॉइस वीडियो या कोई और चीज उसको हम जो है इम्पल्सिस की मदद से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि हम इन पल्सेस की मदद से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकते हैं एंड बाय प्रोसेसिंग I mean we can perform operations on this. For example, we can add different bit patterns together. We can subtract them. We can multiply them. We can move one bit pattern from one place to another. We can store a bit pattern. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोसेसिंग कहलाती है और इसकी मदद से फिर हमें नए रिजल्ट्स मिल जाते हैं और हमारा कंप्यूटर जो है बेसिकली वो यही काम करता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का मतलब यह है कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है इंफॉर्मेशन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं हम इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दीज ऑल things a computer can do because information can be represented by pulses or combination of pulses ठीक है तो इसकी मदद से हम बड़े जो है ये हमें फायदे होते हैं बिकॉज जो हमारी ह्यूमन कैपेसिटीज हैं अंडरस्टैंडिंग की हमारी कैपेसिटीज हैं रीजनिंग की हमारी कैपेसिटी हैं चीज़ों को याद रखने की हमारी कैपेसिटी है नॉलेज एक्वायर करने की हमारे पास कैपेसिटी है नॉलेज को ट्रांसमिट या
ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है, ये सारी कैपेसिटीज जो हैं हम एक कंप्यूटर की मदद से मिमिक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, take example of memory. ठीक है. Now humans can memorize or have many facts and figures in their memory, but a computer can extend that capacity. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप हमारे पास नादरा डेटाबेस है. ठीक है. उसमें जितने भी पाकिस्तानीज हैं उन सब के नाम, पते, सारे नेम, एड्रेस सबके हमारे पास मौजूद है. उनकी डेट ऑफ बर्थ मौजूद है. उनके सिस्टर्स, ब्रदर्स, पेरेंट्स की क्या नाम है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है. Now a human can have this knowledge, but it is difficult for one single person or even a group of people to have all that knowledge or information in their memories. ठीक है. और they are prone to errors. हो सकता है हम कोई चीज भूल जाएं, हो सकता है हमें कोई चीज गलत याद रह जाए. ठीक है. तो जो डेटाबेस होती है कंप्यूटर की, this extends this capacity. ठीक है. अब नादर की डेटाबेस में पूरे पाकिस्तानी जो के कितने करोड़ पाकिस्तानी, 18-20 करोड़ पाकिस्तानी, उनका सबका डेटा जो है हमारे पास, इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दी है. इसी तरह ह्यूमन के पास एक कैपेसिटी होती है कैलकुलेशंस की. ठीक है. हमें कोई दो नंबर्स दें तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी हैव दिस knowledge of mathematics. We can perform certain mathematical operations on numbers. ठीक है. मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिसेस हो हमारे पास, उनको हम मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बना सकते हैं, बता सकते हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस. लेकिन कंप्यूटर्स जो हैं, they extend this capacity by performing the same kind of calculations at a very high speed. अगर मैं मुझे आप देखिए ये सारे सम्स करने हैं तो maybe I can work for an hour. उसके बाद I'll start making mistakes and my speed will go down, and 2 घंटे बाद और slow हो जाएगा. But a computer can keep on working for hours and hours without making mistakes at the same speed and at a very high speed. If I can perform 10 calculations in a minute, maybe a computer can perform 10 million calculations in a second. So that's also an example of how computers extend our information processing capabilities. And another thing is transfer of information from one place to another. We humans use voice to communicate to each other. Okay, but when you use computers and other telecommunication means, we extend that capacity and we can communicate at longer distances. And we can transfer whole database from one place to another. Okay, we can send an image from one place to another. We can transmit information over long distances. So again, this is an example of how computers extend our capacity. Now, one more very interesting capacity that we have is called reasoning, use of logic and making decisions. So when we are faced with the situation, we look at all the information available to us, and then we uh, use our logic, use our reasoning. For example, when people are playing chess, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा chess जब लोग खेलते हैं तो they look at the board position, इस वक्त क्या है, कौन सा मोड़ा किस जगह पे है. Those of you who know how to play chess, they would appreciate कि उसमें जो होता है वो एक बहुत सोच समझ के मूव की जाती है. ठीक है, कि इस पीस को कहाँ पे रखना है नेक्स्ट पीस को, so that we can meet the target of winning that game. Okay, but that requires a lot of reasoning, a lot of logic, a lot of understanding. Okay, sometimes we are not capable of explaining the logic behind, but in other cases we can probably explain कि हमारी क्या reasoning थी, why have we taken an action. Okay, for example, moving a piece from one square to another square. So कंप्यूटर्स जो हैं वो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, हमारी कैपेसिटी को, रीजनिंग की कैपेसिटी को, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट नाउ कंप्यूटर्स play chess better than humans, right? It's very difficult for any human now to beat uh, the expert computer chess player. Okay, there's one in computer that plays chess better than anyone else. इसी तरह से
there are other games also which require reasoning. कुछ बहुत सारे games होते हैं जो कि chance पे base करते हैं, ठीक है. लेकिन उसमें भी कोई ना कोई strategy sometimes आपको use करनी पड़ती है. Even a simple game like Ludo, उसमें भी आपको कोई decision लेना पड़ता है कि which pieces to move right now. The AlphaGo is another example, जैसे अब्दुल रहीम फारूकी साहब ने बताया chat में, ठीक है. That's again a very big computer that has become expert in a game, ठीक है. So these are examples where computers can extend human capacities, and they can do that, all of this, because they know how to process information. And number two, uh, the second ingredient that is required is the programming of a computer. Computer का जो hardware है खाली, वो ये सारे काम automatically नहीं कर सकता, उसको अपने instructions देनी होती हैं. तो programmer है, उसका काम होता है to make computer do all these things. Make computer perform calculations, make a computer store data, make a computer transmit data from one place to another, and make a computer perform operations that require logical reasoning. So again, that depends on the sophistication of the program, कि आप उसकी कितनी जो reasoning है उसकी कितनी sophistication हो सकती है. Obviously, still humans की सारी capacities को computer mimic नहीं कर सकते. For example, जो natural language communication है is still beyond the reach of computers. ये computers नहीं कहना चाहिए कि we have not developed programs so far. Programmers ने ऐसे programs अभी नहीं लिखे जो कि which will enable a computer to speak to us just like we are speaking with ourselves, ठीक है. We are beginning to see some examples of natural speech communication, like my mobile phones में personal assistant आ रहे हैं आजकल, ठीक है. Alexa or Siri or this type के, जो कि एक limited context में जो है, they can kind of mimic कि वो intelligent communication हो रही है, but still there's a lot of room for improvement over there, especially जो है कि हम और ये चीजें जो हैं अभी स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में काम करती हैं, ठीक है, बड़ी नैरो डोमेन्स में काम करती हैं. फॉर एग्जांपल चेस का जो कंप्यूटर है, उससे आप कहें कि चाय बनाओ तो वो चाय नहीं बना सकता, ठीक है. दे कैन ओनली प्ले चेस. इसी तरह से जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. अल्फा गो जो है बहुत अमेजिंग कंप्यूटर है, लेकिन वो सिर्फ गेम खेल सकता है, ठीक है. आप उसको उससे कोई दूसरा काम नहीं करवा सकते. तो दैट इज बिकॉज कि जो प्रोग्रामिंग है दैट इज ऑफ सच नेचर कि वो एक स्पेशल प्रॉब्लम को हम देखते हैं, एंड देन वी फिगर आउट, ह्यूमंस फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, and then once they have figured that out, they translate their solution into a computer program, and then run that program on a computer. And the computer, because it can simply perform calculations at a very high speed, and it can store a lot of data, and it access a lot of data very quickly, it can process all those instructions very quickly. तो कंप्यूटर जो है बेसिकली करता यही है कि जो इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं प्रोग्राम की, उनको एग्जीक्यूट करता है डेटा के ऊपर, ठीक है. सो डेटा हैज टू बी गिवन टू द कंप्यूटर इन अ बाइनरी फॉर्मेट लाइक यू सीन. इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी हम बाइनरी फॉर्मेट में हमें कंप्यूटर को देनी पड़ती है, ठीक है. वी हैव टू परफॉर्म, आई मीन inform the computer about what to do in a binary format, and this is what we are going to do today, ठीक है. कि ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये किस तरह से इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह कि हम नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर्स की वो भी बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होती हैं. और व्हेन वी से कि कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड
instructions in a binary bit pattern, उसका मकसद क्या होता है, ठीक है? For example, एक bit pattern है 1000, ठीक है, या on off या high low low low, ठीक है, ये एक bit pattern है for example. What is meant by the sentence when we say a computer can understand this? For example, हमने कहा कि जो addition operation है उसका कोड 1000 होगा, ठीक है? तो जब कंप्यूटर को हम कहेंगे 1000, इट मीन्स कि कंप्यूटर ने ऐड करने हैं नंबर्स को, ठीक है, एडिशन परफॉर्म करने. But what actually is meant by this sentence? So what actually meant by this is that कि कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, उसका जो सीपीयू है उसके अंदर एक सर्किट है जो कि एक स्पेसिफिक वे में behave करता है when it receives a specific binary combination or a specific bit pattern. तो उसके पास जब बिट पैटर्न, एक खास बिट पैटर्न आएगा तो वो खास तरीके से बिहेव करेगा. जस्ट लाइक स्विचेस को जब आप प्रेस करते हैं तो वो बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है? तो ये एक सर्किट का बिहेवियर है. व्हेन यू प्रेस अ बटन द बल्ब कम्स ऑन. इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम ये 4 स्विच एक साथ हम जब ऑन करेंगे, पहले स्विच को ऑन करेंगे और बाकी 3 को ऑफ करेंगे, तो वो सर्किट एक खास तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है? वो खास तरीका क्या है कि वो जो नंबर्स आ रहे हैं बिट पैटर्न्स की फॉर्म में, उनको वो ऐड करके और रिजल्ट जनरेट. दैट्स द टास्क ऑफ द सर्किट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन. इसी तरह से जब सब्ट्रैक्शन का हम एक नया कोड रखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर एग्जांपल 1010 हम कोड रखते हैं, तो उसका मतलब है कि देयर इज अ सर्किट इनसाइड द कंप्यूटर सीपीयू जिसको जब ये बिट पैटर्न मिलता है 1010 का, तो वो जो उसके पास नंबर्स होते हैं उनको वो सब्ट्रैक्ट कर देता है एक नंबर को दूसरे से. तो इट इज द बिहेवियर ऑफ द सर्किट. So when we say a computer can understand only instructions given only in binary format, इसका मतलब होता है कि वो जो सर्किट है उसको आपने एक खास कॉम्बिनेशन में उसकी इनपुट्स को जो है ऑन ऑफ करना है ताकि वो वही ऑपरेशन परफॉर्म करे जो हम चाहते हैं, ठीक है? सो दिस इज उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एडिशन की हो जाएगी 1000 और सब्ट्रैक्शन की हो जाएगी 1010, ठीक है? तो ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनको जब हम सबको एक साथ देखेंगे तो वो सारा मिला के जो है हमारे पास वो सेट जो है वो उस कंप्यूटर की लैंग्वेज कहलाएगा या मशीन लैंग्वेज कहलाएगा, ठीक है? तो हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है बिकॉज उसके अंदर अपने टाइप के सर्किट्स लगे हुए होते हैं. जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि डिफरेंट जो कार्स हैं वो उनका इंजन जो है वो अंदर थोड़ा सा डिफरेंटली डिजाइंड होता है. दे ऑल परफॉर्म द सेम फंक्शन, राइट, टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट सम स्पीड, लेकिन उनका जो है मोड ऑफ ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल जो मैनुअल कार्स हैं उनका ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा फ्रॉम ऑटोमेटिक कार्स, ठीक है? ऑटोमेटिक कार्स जो हैं उनमें उनको ऑपरेट करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफरेंट होगा फ्रॉम द वे यू डू दैट. और अब नई जैसे आ रही हैं गाड़ियां जिसमें वो सेल्फ ड्राइविंग है, ठीक है? तो उनका जो कंट्रोल करने का है वो डिफरेंट तरीका होगा. हो सकता है उनको आप सिर्फ ये कहें कि ओके टेक मी टू आईबीए मेन कैंपस, ठीक है? तो ओनली voice command is needed. You don't need to steer the car. The car will do that itself. So although the functions remain the same, car is taking you from one place to another, but the way it has been designed is slightly different. The same is true for all computers, ठीक है? IBM computers, Apple computers, बड़े वाले जो mainframe computers होते हैं वो सब जो है इंटरनली उनके सर्किट्स जो है जो सीपीयू के अंदर सर्किट्स लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं विच मीन्स के वो डिफरेंट बिट कॉम्बिनेशंस पे रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड जो बिट कॉम्बिनेशंस को जो वो रिस्पॉन्स करते हैं वो सारी मिला के जो है वो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है? सो कितने टाइप की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं? मैंने अभी कहा कि ये इंस्ट्रक्शन जो होती है is basically a bit pattern and it tells computer to do something, either add, subtract or some other kind of operation.
So how many different type of operations can be performed by a computer? And this slide shows that there are 3 different types of instructions that can be executed by a computer, normal computer, a typical digital computer. जिसमें 3 टाइप्स जो हैं वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं, arithmetic logical operations हैं और control operations हैं. So remember, these are the 3 types that we are going to study today. The data transfer instructions, the instructions that are executed by your ALU, which are the arithmetic and logical instructions, and the instructions that are maybe executed by the control unit, and these are the control instructions. Data transfer instructions भी CU ही execute करते हैं कि वो that ALU जो है वो आपका सिर्फ arithmetic logical operations करते हैं, बाकी जो चीजें instructions हैं वो आपका CU execute करता है. So there are 3 types of instructions. ठीक है, data transfer जो है, they move data from one location to another. For example, from RAM into the registers, or from registers into the RAM. So one way or the, or from one register to another register. ठीक है, ये सारी हमारी डेटा ट्रांसफर टाइप की इंस्ट्रक्शन है. अरिथमेटिक और लॉजिक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने देखी थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड और एक्सक्लूसिव और इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस. और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, दे आर फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव टू मेक अ डिसीजन. नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें एक कंस्ट्रक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है डिसीजन कंस्ट्रक्ट, व्हिच मींस कि जहां पे कंप्यूटर प्रोग्राम ने डिसाइड करना होता है कि विच इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस नेक्स्ट. ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन और दैट इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन. तो उसको नॉर्मली हम इस तरह से कहते हैं कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म दिस instruction, otherwise execute that instruction. So you perform one function if this condition prevails, and you perform the second function if another condition prevails. So these are type of control instructions where you are deciding which instruction to process next, or whether to process any instruction next, or just to stop the processing because we have reached the end of the program. So ये 3 type के हमारे होते हैं instructions. Now look at data transfer instructions a little bit more closely. इसमें भी 2-3 तरह की हमारे पास instructions हैं. Load instruction जो है वो कहती है कि जो data है RAM के अंदर या main memory को, उस data को fetch करके और जो registers हैं CPU के अंदर, उन registers में से किसी एक register में हम data को load कर देते हैं. So loading means loading a register with some data from the primary storage or the main memory or the RAM, जो भी नाम आप देना चाहें उसे. तो जो bigger आपके पास storage device है like RAM, वहाँ से data को जब हम लेके आते हैं और CPU के अंदर, तो वो operation जो है load operation कहलाता है. इसी तरह से जब आप CPU से data लेके RAM में store करना चाहते हैं तो वो store operation कहलाता है. तो that is taking data from CPU to the primary storage. ठीक है. इसी तरह से फिर जो है हम अगर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को मूव करते हैं तो वो ऑपरेशन जो है वो मूव ऑपरेशन कहलाता है. ठीक है. So these are 3 types of data transfer instructions. ठीक है. Next we go to arithmetic instructions. ठीक है. तो हमारे पास जो है different type के arithmetic और logical operations होते हैं. Arithmetic operations जो हैं वो ज़ाहिर है add, subtract, multiply, divide, और इसके अलावा दूसरे जो इन्हीं की operations की basis पे हम perform कर सकते हैं. For example, square roots, powers, logs, sin theta, factorial, और कोई gamma function या कोई और जो भी
ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म के हमारे ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे हम जो है इसकी मदद से कर सकते हैं, इन्हीं 4 बेसिक ऑपरेशंस की मदद से कर सकते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, दे इंक्लूड लॉर्ड, जी, Michelle, welcome to the class. आप प्लीज टेक योर सीट वहाँ पे, और अभी हम ये सेशन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी LMS पे after some time, so you'll be able to listen to lectures that you have missed previously. But yes, so you'll have to just join from this point, जहाँ पे हम already काफी चीजें discuss कर चुके हैं कि information किस तरह computer represent करता है, और आज जो है हम ये discuss कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उनको हम इस तरह से बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम इस वक्त की स्लाइड पे देख रहे हैं कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनको किस तरह से हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अलावा कुछ जो सेंटर में आपके दिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, वो शिफ्ट और रोटेट, Uska, let me give you some example. Okay, can you see my whiteboard? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या लिखा है बिट पैटर्न इसके ऊपर? 11010. 11010. ठीक है, तो इसको अगर मैं शिफ्ट करूंगा इस बिट पैटर्न को, then I will get 10100. ठीक है, ये शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये मैंने इस बिट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, इस बिट को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस बिट को यहाँ पे शिफ्ट किया है, इस बिट को यहाँ पे किया है, और ये जो है एक नया जीरो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये जो लेफ्ट मोस्ट वन था ये गायब हो गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर मजीद शिफ्ट करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज 0 1 0 0 एंड अनदर 0। ठीक है, तो ये वाला 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 0 शिफ्ट हो गया, और एक ये नया 0 आ गया। ठीक है, तो ये शिफ्ट ऑपरेशन आ रहा है। लेकिन मैं अगर इसी पैटर्न को रोटेट करूंगा, ठीक है, मेरे पास एक बिट पैटर्न है 11010, और इसको मैं रोटेट करूंगा तो आई विल गेट 10101। उसमें आप देखें कि ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ये 0 यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और ये वाला जो 1 था ये इधर आ गया। ठीक है, लास्ट में। तो ये एक तरह का रोटेशन ऑपरेशन हुआ है, और ये दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये सारी चीजें मैंने इस वक्त की हैं, शिफ्ट लेफ्ट किया है और रोटेट मैंने किया क्लॉकवाइज। इसको आप ऑपोजिट भी कर सकते हैं, you can shift right or you can do an anti-clockwise rotation। ठीक है, तो ये भी बिट ये भी ऑपरेशंस हैं जो कि हम बिट्स के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस आपने देखी यहाँ पे। Any questions so far from this? सर ये स्पेसिफिक पर्पस क्या है इसका रोटेट एंड शिफ्ट का? रोटेट एंड शिफ्ट जो है, देखिए इससे हम बहुत सारी चीज़ें दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी मिसाल के तौर पे हम अगर ग्राफिक्स कोई है उसमें हमने यूज़ करना है, ठीक है, ग्राफिक्स हमारे पास मूविंग ग्राफिक्स हैं, तो हो सकता है हमें इस टाइप का ऑपरेशन वहाँ पे काम आए। समटाइम्स जो है अगर आप देखें कि जब हम शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट करते हैं तो जो एक्चुअल वैल्यू है, बाइनरी वैल्यू, वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है या डिवाइड बाय 2 हो जाती है। So that's also a quick way of multiplying by 2 to shift everything uh, to your left। ठीक है, इसी तरह से राइट करने से वो डिवाइड हो जाती है। तो there are multiple reasons जिससे हम ये रोटेट और शिफ्ट ऑपरेशंस करके हम जो है कुछ अपने रिजल्ट्स जो है वो लेके आ सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस जो हैं ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। इट सिंपली मीन्स कि जो हम
बिट पैटर्न है, हमारे पास एक इनपुट बिट पैटर्न होते हैं और फिर हमारे पास एक आउटपुट बिट पैटर्न है। समटाइम्स हमारे पास दो बिट पैटर्न्स जो होते हैं वो इनपुट के तौर पे हम यूज करते हैं और फिर एक आउटपुट पैटर्न आता है हमारा। बाज़ दफा इससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस हमने देखे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है हमारी। ठीक है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो है वो जैसे मैंने बताया कि या तो डिसीजन आपने करना है कि आपने कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। उसमें जैसे ये होता है कि जो कंप्यूटर में जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं असल में, ठीक है, तो वो एक सिक्वेंशियल होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उनका एक सेट होता है, वन इंस्ट्रक्शन, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ठीक है, तो ये पहली इंस्ट्रक्शन है, ये दूसरी है, ये हमारे पास तीसरी है, फिर चौथी है, फिर हमारे पास फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है और सिक्स्थ है, सो एंड सो फोर्थ। तो अब हम ये हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली, फिर ये एग्जीक्यूट कर ली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड करना है कि अब हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। हो सकता है हम इंस्ट्रक्शन 4 एग्जीक्यूट करना चाहें या हो सकता है हम इंस्ट्रक्शन 7 एग्जीक्यूट करना चाहें। ठीक है, तो अगर हम इसके बाद 7 तक करना चाह रहे हैं एग्जीक्यूट, तो हमें एक जंप लेनी पड़ेगी फ्रॉम 3 to 7। ठीक है, और ये जो बीच की ये इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह की जंप ऑपरेशन है। ठीक है, दिस इज अ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग ऑन के इंस्ट्रक्शन 3 में क्या हुआ। जब हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 3 एग्जीक्यूट किए उसका क्या रिजल्ट आया, उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि वेदर वी वांट टू गो ऑन टू 4 और वी वांट टू गो टू 7 और वेयरएवर मे बी 8। ठीक है, वी डोंट नो, दैट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह का प्रोग्राम लिखा है प्रोग्रामर ने, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहरहाल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखी 3 तरह की इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब जब प्रोग्रामिंग हम करते हैं तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये कंप्यूटर जो है उसको, अब हम बार बार कह रहे हैं कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ बाइनरी बिट पैटर्न। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ आती है। उसका मतलब क्या है, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस थिंग कि बाइनरी समझ आती है? इसका मतलब है कि जो उसके अंदर सर्किट्स लगे हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, दे रिस्पॉन्ड टू बाइनरी सिग्नल्स। कंप्यूटर को जब हम कहते हैं कि वो बाइनरी में समझ सकता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट्स लगे हुए हैं जो कि खास टाइप के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं उन पे उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो या तो हाई सिग्नल होंगे या लो सिग्नल होंगे, दैट्स व्हाई वी से कि वो बाइनरी फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कंप्यूटर को कुछ, ठीक है, तो वो भी बाइनरी फॉर्मेट में होती है। फॉर एग्जांपल ऐड करना है हमने, सब्ट्रैक्ट करना है, मूव करना है डेटा को इधर से उधर, तो हर इंस्ट्रक्शन का एक अपना कोड होता है। जैसे कि हमने देखा था ASCII कोड जो होता है वो हर लेटर के लिए एक कोड होता है उसका, जो कि पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है। लेकिन जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इस तरह का कोई स्टैंडर्ड यूज नहीं होता, बल्कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करता है कि कौन से ऑपरेशन का कौन सा कोड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन का कोड 1000 जो है वो कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है वो, बल्कि अभी तो मैं एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल कोड होगा किसी मशीन का वो जो है वो जो मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है वो डिसाइड करेगा, बिकॉज they have to design the circuit around that code. Yeah, 1000, if that is a code, it means there is a circuit inside the computer that will respond in a specific way when this pulse combination arrives at that circuit. तो वो सर्किट के डिजाइन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा सर्किट किस बिट पैटर्न पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो बिट पैटर्न जो है वो उस इंस्ट्रक्शन का कोड कहलाता है। ठीक है, और सारे कोड्स मिला के जो है वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में, तो इट इज सिंपली अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत मुश्किल है वो समझना कि ये वंस एंड जीरोस क्या कर रहे हैं। ठीक है,
So what we do is we use a high level programming language to write the instructions. ठीक है, अभी क्लास के शुरू में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है ना कंप्यूटर ये सारे कमालात करता है, ये करता है बेस्ड ऑन द प्रोग्राम दैट इज रनिंग. और प्रोग्राम क्या है? इट इज जस्ट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आती हैं? वो प्रोग्रामर जो है उसने वो प्रोग्राम की भी होती है. उस प्रोग्रामर बताता है कि अगर ये कंडीशन हो तो कंप्यूटर ने ये करना है, अगर ये कंडीशन हो तो कंप्यूटर ये करना है, और इसके बाद कंप्यूटर ये करेगा, इसके बाद कंप्यूटर ये करेगा. तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं which are required to solve a specific problem, ठीक है, they are given by the programmer in form of a program. तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए हो गया. ऑब्वियसली सम प्रॉब्लम्स आर वेरी हार्ड टू सॉल्व, some are simpler to solve. For example, adding two numbers together is probably a simple problem. But if we have a list of 10 numbers and we want to sort them in a specific way, like let's say ascending order में, so it is a slightly more complex problem. ठीक है, क्योंकि आपने अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आप ये करो, उसके बाद ये करो, ये करो. ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों से पूछूं कि क्या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हम देंगे, ये जो हमने तीन टाइप की इंस्ट्रक्शंस अभी देखी है ना, अरिथमेटिक देखी है हमने, लॉजिकल देखी है, कंट्रोल देखी है और मूव देखी है. सिर्फ यही टाइप की इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं. ठीक है, और हमारे पास 10 नंबर हैं जो कि इस वक्त जम्बल्ड अप हैं. ठीक है, दे आर नॉट इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस, दे आर जस्ट 10 रैंडम नंबर्स. हो सकता है फॉर एग्जांपल पहला नंबर 10 हो, दूसरा नंबर 96 हो, तीसरा नंबर 13 हो, चौथा नंबर 45 हो. इस तरह के 2 digit numbers हैं मेरे पास. फॉर एग्जांपल आई हैव 10 different 2 digit numbers and they're all jumbled up, and I want to sequence them in a proper sequence. Like the smallest number should be the first number and the largest number should be the last one in the list. So what type of instructions should I give the computer so that it can perform this operation? Any ideas? Arithmetic instruction. नहीं, वो क्या होंगी? What would be the instructions? Actual क्या instruction होंगी? Greater कंप्यूटर than, को मैं क्या less बोलूँ? than, Greater than, less than. नहीं, greater than less तो greater ठीक than, है. less than, इस तरह. नहीं, आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ वेरी इंटेलिजेंट रोबोट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, जो कि आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत समझ सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ यही कर सकता है. ठीक है, सारे ऑपरेशन नहीं कर सकता. तो आपका जो रोबोट है, लेट्स सपोज देयर आर 10 कार्ड्स ऑन द टेबल. ठीक है, और हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है, 2 digit नंबर लिखा है, और ये ऑल रैंडम अभी ऑर्डर में रखे हुए हैं. ठीक है, a computer can only pick up one card at a time and place it somewhere else. Yeah, this is the only thing your robot can do. So you can say, pick up the card and put it somewhere else. ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये उससे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कंप्यूटर को, तो आप रोबोट से किस तरह से वो सॉल्व कराएंगे? सॉर्टिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कराएंगे रोबोट से? तो सबसे पहले जो है वो सबसे छोटा कार्ड पिक करने की इंस्ट्रक्शन. वो सबसे छोटा कार्ड कंप्यूटर वो रोबोट को नहीं पता. रोबोट सिर्फ पिक कर सकता है और उसको प्लेस कर सकता है. सर बबल सॉर्टिंग के वो बराबर वाले कार्ड से स्वैप करता रहे, उसको देख के अगर वो छोटा है तो. हाँ, तो उसे क्या सर इंस्ट्रक्शन कंपेयर करके स्वैप करते हैं. आप उसको जो इंस्ट्रक्शंस देंगे ना, देखिए अगर प्रोग्रामिंग के आप पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ठीक है, आपका पास रोबोट है, इंसान नहीं है. ठीक है, इंसान को आप ये सारी चीजें कह सकते हैं जो आप अभी कह रहे हैं. ये देखो भाई, सबसे छोटा कौन सा है, उसको पहले रखो, और सबसे बड़े को. इंसान तो समझ जाएगा. रोबोट जो है वो ये सारे काम नहीं कर सकता. ठीक है, हमारा रोबोट जो है वो बिल्कुल. सर कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ की स्टेटमेंट यूज करेंगे. इफ कार्ड नंबर इज ग्रेटर देन प्रीवियस कार्ड नंबर, फॉर एग्जांपल उसने जो प्रीवियस कार्ड नंबर होगा वो स्टोर करवाया होगा कहीं पे हमने किसी वेरिएबल में, तो फिर उसको कंपेयर करेंगे. इफ कार्ड नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड कार्ड नंबर, तो फिर पहला कार्ड उसकी जो वैल्यू शिफ्ट हो जाए इन द वेरिएबल दैट इज स्टोर्ड बिफोर. इस तरह सारे चेक करते जाएंगे हम. इफ की स्टेटमेंट से लूप लगा देंगे तो वो खुद ही सारे चेक होते रहेंगे जितने भी नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे. जी जुहेब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? सर आप क्वेश्चन रिफ्रेश कर सकते हैं प्लीज अपना?
देखिए क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक रोबोट है, ठीक है। रोबोट बहुत दुनिया का इंटेलिजेंट रोबोट नहीं है, वो बहुत ही एक डम किस्म का रोबोट है जो कि बहुत सिंपल काम कर सकता है। वो 3-4 काम कर सकता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो सिर्फ 3-4 ये काम कर सकता है। इट कैन पिक अप अ कार्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक है, एंड इट कैन पुट इट डाउन ऑन द टेबल, ठीक है। और मिसाल के तौर पे टेबल के ऊपर 10 बॉक्सेस है मेरे पास, 10 बॉक्सेस खाली डब्बे हैं। उनमें से मैं बता सकता हूँ कि पुट दिस नंबर और पुट दिस कार्ड इन बॉक्स नंबर 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये रोबोट मेरा काम समझ जाएगा। मैं कहूँगा रोबोट पिक अप द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। तो वो उसको पता होगा फर्स्ट कार्ड कौन सा है। वो सारे कार्ड जो टेबल पे रखे हुए हैं इस वक्त, और उसकी पोजीशन उन्हें पता है। फर्स्ट कार्ड कौन सा है, सेकंड कार्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ और 10th कौन सा है। तो मैं कंप्यूटर को, ये इस रोबोट को कह सकता हूँ पिक अप द थर्ड कार्ड, तो वो जाके थर्ड कार्ड को पिक कर लेगा। फिर मैं कहूँगा पुट इट इन फोर्थ बॉक्स, तो वो फोर्थ बॉक्स के अंदर डाल देगा, ठीक है। ये काम कर सकता है सिर्फ कंप्यूटर, ठीक है। और उसको मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं उसको 2 कार्ड एक साथ कहूँ कि पिक अप द फर्स्ट कार्ड एंड सेकंड कार्ड, तो वो 2 हाथों में 2 कार्ड ले लेगा, ठीक है। ये काम कर सकता है। तीसरा कार्ड ये है, मैं उससे पूछ सकता हूँ कि विच कार्ड नंबर इज ग्रेटर, तो वो मुझे बता सकता है कि बाय रेजिंग वन ऑफ द 2 हैंड्स, जो भी ग्रेटर है वो उसका हैंड रेज कर देगा, ठीक है। तो ये मैं देख सर सकता हूँ, उसने लेफ्ट उसने रेज किया या राइट रेज किया, तो फिर मैं उसे ये कह सकता हूँ पुट द कार्ड इन योर राइट हैंड इन बॉक्स नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वाली मैं इंस्ट्रक्शंस जो मैंने अभी बताई हैं सिर्फ वो ये वाली इंस्ट्रक्शंस है। अब इन इंस्ट्रक्शंस की मदद से आप इसको रोबोट को कैसे ये सॉर्ट करवाएंगे कार्ड्स। सर रोबोट की टर्म्स में तो नहीं पता, लेकिन नहीं तो प्रोग्रामिंग पता की टर्म्स में अगर हम्म, एक सेम चीज है कि अगर आप एरे टाइप में स्टोर कर दो जिसमें आपको सबके ना लोकेशंस पता है आपको, सो यू कैन टेक द फर्स्ट एंड लास्ट उसको एरे जिसकी आपको लोकेशंस पता है, उन दोनों को आपस में कंपेयर करा के जो ग्रेटर हो उसको स्टोर करते जाए और ऐसे ही कंपेयर करवाते जाए टिल ऑल ऑफ देम आर सॉर्टेड। सर रोबोट जो है वो 2 कार्ड्स उठाएगा, उसमें से जो बड़ा होगा जाहिर सी बात है उस पे हैंड रेज़ करेगा, जो भी करेगा। जो बड़ा नहीं, आई गेस अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो जो छोटा होगा उस पे हैंड रेज़ करेगा और बड़ा वाला ड्रॉप कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कार्ड उठाएगा, उसमें कंपेयर करेगा, उसमें से जो बड़ा होगा वो ड्रॉप करवा देंगे। और हम्म, दिस प्रोसेस रिपीट्स अंटिल सारे कार्ड्स चेक ना हो जाएँ और सबसे जो छोटा वाला है वो हमारे हाथ में ना हो जाए। और जब सबसे छोटा वाला पता चल जाएगा देन वी कैन ड्रॉप इट इन द बॉक्स एंड देन द प्रोसेस रिपीट्स फॉर ऑल द अदर very good, excellent. Hmm. Uh, somebody else raised their hands अभी थोड़ी देर पहले। The anyone? नहीं, अच्छा, anyway, तो let's move forward. अभी चलते हैं। तो देखिए आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर ऑल दोस आंसर्स, दे आर वेरी गुड रिस्पॉन्सेस, ठीक है। दे आर एन एग्जांपल ऑफ हाउ ह्यूमंस मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स, ठीक है। तो जितनी भी मैंने अभी चीजें पहले शुरू में बताई थी कि कंप्यूटर्स जो हैं वो कार्स जो हैं ड्राइव कर सकते हैं, वो कंप्यूटर्स जो हैं वो आपको डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि कौन सी जो क्रॉप है वो सबसे अच्छी ग्रो करेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स computers can do because the programmer has given specific instructions to the computer in a specific sequence, ठीक है। जो अभी आपने मुझे सारे सॉल्यूशंस बताए हैं कि वो ये वाला कार्ड कंपेयर करेगा, फिर उसको इस डब्बे में डालेगा, फिर इस तरह करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और फिर आखिर में हमारे पास ये सारे कार्ड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जो भी आपने मुझे चीजें बताई हैं, they are examples of you trying to get a computer to perform a function, specific function. This was just a simple problem of sorting 10 cards, ठीक है। लेकिन इसके हमारे और कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉब्लम ये है कि
माइक्रोफोन्स में अगर एक आदमी ने कुछ जुमला कहा है, उसको इंग्लिश में जुमला कहा है तो उसको टाइप कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के पास तो वो बाइनरी, आपको पता है माइक से वो बाइनरी नंबर्स सिर्फ आएंगे, ठीक है। उन नंबर्स को जो है हम किस तरह से जो है साउंड को कन्वर्ट करते हैं इनटू टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, या ज्यादा आसान में एग्जांपल देता हूँ, तो ये वाली नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास जो है कुछ रूम्स हैं हमारे पास, और उसमें हमने कोई क्लासेस कंडक्ट करनी है, ठीक है। और हमने अरेंज करना है कि कौन सी क्लास कौन से रूम में अरेंज होगी, ठीक है। तो उसको हम ये टास्क अगर कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर किस तरह से सॉल्व करेगा इस टास्क। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास बोर्ड के ऊपर एक बोर्ड है जिसके ऊपर एक 10 डॉट्स हैं, और उन डॉट्स को मुझे कनेक्ट करना है सबको एक लाइन की मदद से, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा कि वो जो है उन डॉट्स को जो है कनेक्ट कर दे विद द हेल्प ऑफ लाइंस। ये सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप एक्चुअली करते हैं, ठीक है। आप रोजाना जब कंप्यूटर यूज करते हैं वो ये काम कर रहे होते हैं। जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं माउस की निस्बत से, तो वो होता है ये कि वो जितने भी पिक्सल्स आ रहे होते हैं आपके माउस के पाथ के अंदर, उन सबको वो कंप्यूटर डिटेक्ट करके उनका कलर चेंज कर दे, तो वो आपको ऐसा लगता है कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के सारे काम जो हैं जो कंप्यूटर करता है वो बेसिकली करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड these instructions are given to the computer, जैसे अब अभी आप बता रहे थे, ठीक है, कि ये कंपेयर करो और वो इस बॉक्स में रख दो और कुछ कार्ड पिक करो। तो वो आप बाइनरी में तो नहीं बता रहे थे ना, मुझे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में बता रहे थे या उर्दू लैंग्वेज में कि कंपेयर द कार्ड एंड पिक अप द कार्ड, पुट डाउन द कार्ड वगैरह वगैरह, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं दे आर आल्सो somewhat similar to English language, ठीक है। And we give instructions in a language that is similar to English, and we can sort of understand that language, और वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाती हैं, ठीक है। जैसे जावा है, पाइथन है, और बेशुमार और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और उनको फिर हम एक्चुअली ट्रांसलेट करते हैं इनटू स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस, ताकि जो है कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट कर सके। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करें। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल? हाई लेवल जो है वो इंग्लिश टाइप की होती है, जो लोएस्ट लेवल है वो मशीन कोड है विच इज इन बाइनरी। तो जब हम एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को हम लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि वो वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बल्कि एक हाई लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत सारी लो लेवल इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट हो जाती है। सो द रिलेशनशिप इज नॉट वन टू वन बट इज वन टू मैनी, ठीक है, जैसे कि आप इस नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें कि एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। और हमने एक हाई लेवल लैंग्वेज में हमने एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट लिखी है, a इज इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है। तो अगर हमें b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है तो हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल statement that a computer can execute and it's written in high level language. इसको जब हम लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस आती हैं। एक इंस्ट्रक्शन जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4 इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या होगी? फेच बी। फेच बी का मतलब है कि जो भी बी की वैल्यू है वो इस वक्त कहाँ पे है। बी की वैल्यू इस वक्त बी की वैल्यू जो है वो प्राइमरी स्टोरेज में कहीं स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसको फेच करना है और उसको एक रजिस्टर के अंदर सीपीयू में हमने रखना है। तो पहला काम ये करेंगे कि हम वो बी की वैल्यू फेच करेंगे और उसको एक रजिस्टर में रखेंगे। दूसरा काम करेंगे कि जो सी की वैल्यू है उसको प्राइमरी स्टोरेज से लेके आएंगे और उसको एक और रजिस्टर में रखेंगे।
तीसरा काम जो है वो ये है कि हम एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन दोनों के ऊपर, और फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक तीसरे रजिस्टर में चला जाएगा। चौथे स्टेप में हम जो रिजल्ट है रजिस्टर में उसको लेके हम वापस रैम में कहीं रख देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल कंप्यूटर ये काम करेगा जब हम उसे हाई लेवल में कहेंगे इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो एक्चुअल जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो दो फैच ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और एक स्टोर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और आपको मालूम है कि जो फैच ऑपरेशन है इसका मतलब है कि रैम से डेटा लेके रजिस्टर में लेके आओ, और जो स्टोर ऑपरेशन है इसका मतलब है कि रजिस्टर से डेटा लेके हम रैम में वापस लेके जा रहे हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फार? नो सर। विशाल, कोई क्वेश्चन आपके पास है? नो सर, थैंक यू। ओके, सो देखिए अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हम यही वाले स्टेप्स जो है ना, एक एग्जांपल एक है जिसमें हम दो वैल्यूज को हम ऐड करके जो है इसका रिजल्ट जो है वापस रैम में रख रहे हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप 1 में हम एक वैल्यू जो है, पहली वैल्यू जो है मे बी द वेरिएबल बी, उसको हम रैम से लेके आ रहे हैं and we are placing it in a specific register. दूसरे स्टेप में हम जो दूसरा वेरिएबल है जो कि सी वेरिएबल था उसको हम रैम से लेके आ रहे हैं एंड वी आर पुटिंग इट अनदर रजिस्टर, किसी और रजिस्टर में। एक रजिस्टर में तो हमने बी को वैल्यू लोड कर दी, अब हम सी की वैल्यू को लोड कर रहे हैं एक और रजिस्टर में। तो स्टेप 3 में इन दोनों रजिस्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि इन बी और सी को दोनों को हम ऐड कर देंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक तीसरे रजिस्टर में जाएगा, ठीक है, एक थर्ड रजिस्टर में। एक सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ दैट कंप्यूटर। So let's suppose we are using these three registers right now. First register में पहला वेरिएबल आके रखा गया, दूसरे रजिस्टर में दूसरा वेरिएबल, और तीसरे रजिस्टर में इन दोनों का सम, ठीक है। तो जो एडिशन ऑपरेशन हमने किया उसका जो रिजल्ट आया वो हमने तीसरे रजिस्टर में रख दिया, और फिर चौथे स्टेप में ये जो तीसरा रजिस्टर है इसकी वैल्यू को हम दोबारा से वापस रैम में भेज रहे हैं, ठीक है। तो वी आर स्टोरिंग दिस वैल्यू in a variable which we are calling it as a variable. One variable जो है उसका नाम हमने रखा हुआ है a, और उसके बाद जो है लास्ट स्टेप में है वो हम उसको प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं, बिकॉज हम यही काम हमने करना था, हमारे पास सिर्फ एक लाइन थी प्रोग्राम में, a इज इक्वल टू बी प्लस सी, वो हमने कर ली, ठीक है। तो अब ये जो है ना, यही वाले स्टेप्स जो हैं आप देखें, जब हम मशीन लैंग्वेज में इसको लिखेंगे, this is actually not machine language, this is another type of language, is called as assembly language. तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि जो वो कोड होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि एडिशन का बाइनरी कोड जो है वो 1000 है, तो इंस्टेड ऑफ अ बाइनरी कोड हम उसका एक इंग्लिश का एक लैंग्वेज का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एज अ लेबल फॉर दैट इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, instead of writing 1000, we can use the word add, add, and use this as a label for that instruction. So addition instruction का जो label है वो हो जाएगा add, और जो load instruction है उसका label हो जाएगा load। तो load जो है वो ज़्यादा आसान से हम याद रख सकते हैं बजाय इसके कि हम उसका जो binary code है वो याद रखें, ठीक है। तो binary code is harder to memorize, but actually में जो है वो एग्जीक्यूट उसी फॉर्म में ही होता है, बाइनरी फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है वो आपको इस वक्त नजर आ रहा है 6 स्टेप प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 6 इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टेप 1 इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, स्टेप 2 इज द सेकंड इंस्ट्रक्शन, स्टेप 3 जो है वो थर्ड इंस्ट्रक्शन है, और सो फोर्थ, और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेप 6 है। तो पहली इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, पहली इंस्ट्रक्शन में कहा जा रहा है कि लोड अ रजिस्टर, वन ऑफ द रजिस्टर्स, जो सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर हैं उनमें से एक रजिस्टर को हमने लोड करना है
with some value from memory, ठीक है। तो हमें पता है कि रैम के अंदर किसी जगह पे हमने वेरिएबल b जो है वो स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक डिस्कस किया था कि रैम के अंदर अगर हमारे पास 8 GB रैम है तो इसका मतलब है हमारे पास 8 बिलियन डिफरेंट लोकेशंस हैं, और उनमें से कौन सी लोकेशन में बी स्टोर्ड है उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन पे वेरिएबल बी स्टोर्ड है। तो उस लोकेशन से हम वेरिएबल बी की वैल्यू को लेके आएंगे और हम उसको एक किसी रजिस्टर में रख देंगे, ठीक है। ये होगा काम पहले इंस्ट्रक्शन में। दूसरे इंस्ट्रक्शन में अगेन जो रैम है हमारी उसमें किसी एक सेल में वेरिएबल सी जो है उसकी वैल्यू है, और वो वेरिएबल सी कौन से सेल में है वो उसका एड्रेस हमें बताएगा, तो हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। सर जी सर वो बी की वैल्यू बाइनरी बिट्स में होगी, जो बी की वैल्यू होगी। जी जी, वैल्यू तो बिट्स के अंदर ही होगी ना, फॉर्मेट में। तो वो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर्ड होता है, ठीक है। देयर इज नो अदर फॉर्मेट। तो वो वहां से आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 3 में जो है हम उनको ऐड कर देंगे फॉर एग्जांपल, और फिर स्टेप 4 में उनको हम वो कर देंगे। अब मैं इसको जरा एक्सप्लेन करूंगा बाइनरी फॉर्मेट में ताकि हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझें कि जो भी इंस्ट्रक्शन होती है उसके बेसिकली ये दो पार्ट्स होते हैं, एक ऑपरेशन कोड कहलाते हैं और दूसरा जो है ऑपरेंड कहलाता है, ऑप कोड और ऑपरेंड, ठीक है। तो ऑप कोड बताते हैं कि क्या ऑपरेशन करने हैं, और ऑपरेंड्स बताते हैं कि क्या वैल्यूज हमने यूज करनी है ऑपरेंड के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त, ये एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। दिस कुड बी एन ऐड ऑपरेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है। इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है उसको आप गौर करें कि जो पहला बॉक्स है जो चीज स्लाइटली पिंकिश इन कलर, ये उसका ऑप कोड है, और बाकी जो ग्रीनिश टाइप के बॉक्सेस हैं वो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो ऑप कोड क्या होते हैं और ऑपरेंड्स क्या होते हैं? ऑप कोड जो है वो तो बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल 0011 जो है वो हो सकता है कि डिवाइड ऑपरेशन हो, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑपरेंड्स क्या हैं? ऑपरेंड्स जो हैं वो बताते हैं कि किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है। जो सबसे पहला जो डार्केस्ट ग्रीन कलर का बॉक्स है हो सकता है वो बता रहा हो कि ये नंबर है फर्स्ट नंबर। सेकंड बॉक्स जो बता रहा हो वो बता रहा हो कि ये सेकंड नंबर है, और जो थर्ड बॉक्स है वो बता रहा हो कि भाई इनको जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने का वो इस थर्ड बॉक्स में रखना है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू पहले बॉक्स में है उसको सेकंड बॉक्स की वैल्यू से डिवाइड करना है, और उनका रिजल्ट जो है वो तीसरे बॉक्स में रखना है। तो ये जो तीन बॉक्सेस हैं ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कंप्यूटर को खाली कहीं डिवाइड करो तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि किस चीज को किस चीज से डिवाइड करना है, ठीक है। तो खाली इंस्ट्रक्शन खाली डिवाइड नहीं हो सकती, यू हैव टू आल्सो स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट एंड वेयर द रिजल्ट शुड गो। तो जैसे एडिशन ऑपरेशन है उसमें भी आपको यही तीन चीजें बतानी पड़ेंगी कि किस नंबर को किस नंबर में ऐड करना है, उसका रिजल्ट को कहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें आपको ये बताना पड़ता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये बताना पड़ता है कि किन वैल्यूज पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो तो ऑप कोड होता है, ठीक है। और हमने देखा है कि ये मशीन कोड जो है उस पर डिपेंड करता है कि कितने ऑप कोड्स हमारे पास हो सकते हैं। अगर मैंने एक कंप्यूटर बनाया जिसके अंदर 5 सर्किट्स हैं, और वो 5 सर्किट्स 5 डिफरेंट काम कर सकते हैं। पहला सर्किट एडिशन कर सकता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, तीसरा डिवीजन कर सकता है, चौथा जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 4 हो गए, और पांचवा ऑपरेशन फॉर एग्जांपल कंपेयर ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर 5 सर्किट्स लगे हुए हैं, तो देयर आर 5 ऑपरेशंस इट कैन परफॉर्म। हर ऑपरेशन का एक कोड होगा, ठीक है, वो उसका ऑप कोड कहलाएगा। पहले
पहला ऑपरेशन जो है उसका एक ऑप कोड होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन है उसका दूसरा ऑप कोड होगा। इसी तरह से देयर विल बी 5 ऑप कोड्स जो मिला के इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज कहलाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप कोड्स होते हैं इनके साथ कुछ ऑपरेंड्स की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जो एडिशन ऑपरेशन है उसके ऑपरेंड्स जो हैं वो ये बताएंगे कि कौन से नंबर को किस नंबर से ऐड करना है और उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी यही 3 आएंगे, डिवीजन में भी यही 3 आएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी यही 3 आएंगे। ठीक है, और कंपैरिजन में जो है पहला ऑपरेंड जो फर्स्ट नंबर होगा, दूसरा ऑपरेंड सेकंड नंबर होगा और थर्ड ऑपरेंड जो है वो उसका रिजल्ट हो सकता है विच कुड बी ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऑपरेशन है इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल, तो अगर पहला नंबर ग्रेटर है दूसरे नंबर से तो आंसर ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन का आपको हर ऑपरेशन का आपको ये भी बताना पड़ता है कि वो ऑपरेशन किन चीज़ों के ऊपर ऑपरेट करेगा और वो चीज़ें ऑपरेंड्स कहलाती हैं। ठीक है, ये कौन सी वैल्यूज पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। एड्रेसेस होते हैं ना ऑपरेंड, जी, एड्रेसेस होते हैं कि एक्चुअल वैल्यू? ये अगेन डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है। ठीक है, वो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो जो इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन करते हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि ये जो है इसमें किस टाइप का ऑपरेंड जो है वो चाहिए, हमें इस वक्त चाहिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल में भी ये बताता हूँ, आपका यही पॉइंट एक्सप्लेन होगा। जी अदीन, यू हैव रेज्ड योर हैंड। Sir, I wanted to ask you, कि what's the difference between OP code and operand? I didn't get it. देखिए, ऑप कोड तो बताते हैं कि ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है, ऑपरेशन जो है वो हमने देखे कि डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस एक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस एक हो सकते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एक आपके कंट्रोल ऑपरेशंस हो सकते हैं। हर ऑपरेशन के लिए कुछ हमें वैल्यूज चाहिए होती हैं जिनके ऊपर वो ऑपरेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन जो है वो कोई दो वैल्यूज के ऊपर ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो दो वैल्यूज जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो उसका ऑपरेंड कहलाते हैं। ठीक है, जब हम लिखते हैं बी प्लस सी लिखते हैं हम, तो प्लस जो है वो तो ऑपरेशन है, लेकिन बी और सी जो हैं वो ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, बी को सी में ऐड किया जा रहा है तो बी और सी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है ये। इसी तरह से जब हम लिखते हैं बी मल्टीप्लाइड बाय सी, तो इसमें बी भी ऑपरेंड है और सी भी ऑपरेंड है, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑप कोड है, यानी कि वो ऑपरेशन इटसेल्फ है। ठीक है, तो हर ऑपरेशन का एक सिंबल होता है, जैसे एडिशन का सिंबल प्लस साइन है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल एक डैश होता है और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एक स्टार होता है। तो इसी तरह से मशीन के अंदर, हम कंप्यूटर के अंदर वो सिंबल्स हम यूज नहीं करते बल्कि कोड यूज करते हैं। उस कोड को हम ऑप कोड कहते हैं, जो कि ये बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमने करना है। जब हम पेपर पेंसिल पे हम करते हैं तो हम एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। स्कूल में अगर हमें मिस कहती थी कि ये एडिशन करो तो एक सिंबल वो यूज करती थी प्लस का, तो हमें पता चल जाता था इन दोनों नंबर को ऐड करना है। अगर वो मिस जो है वो माइनस का सम सिंबल यूज करती थी तो फिर हमें पता चल जाता था कि दूसरे नंबर को पहले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कंप्यूटर को ये पता करने के लिए कि क्या करना है नंबरों के साथ, तो वो हमें ऑप कोड की जरूरत होती है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये आपको क्लियर नहीं नजर आ रही है स्लाइड? यस। अच्छा, इसमें वही एग्जाम्पल है जो हम पहले अभी देखते आ रहे थे, ये सेम एग्जाम्पल, बट नाउ इट्स इन मशीन कोड। ये सेम एग्जाम्पल इन मशीन कोड, और जो इसकी ट्रांसलेशन है वो काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो है इसका ये 0 और x, इसको आप जो है ना इग्नोर कर दें फिलहाल। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों यहाँ पे है। राइट नाउ जस्ट इग्नोर दैट। उसके बाद आप देखें कि 4 डिजिट्स है हमारे पास। ठीक है, 156C, 166D,
5056 306E और C000। तो ये जो है बेसिकली ये 16 बिट्स हैं जो कि इस वक्त हेक्सा में रिप्रेजेंट हुई हैं। ठीक है, बाइनरी आपको पता है कि वो 1 zeros होता है, लेकिन जब हम सेम बाइनरी नंबर को हेक्सा में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास ये हेक्सा डिजिट्स आ जाते हैं 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, और फिर ABC जो है वो A से लेके F तक। तो ये पहला हेक्सा डिजिट है 1, दूसरा हेक्स डिजिट है 5, और तीसरा है 6, और फिर चौथा है C। तो ये मिला के जो है 4 हेक्स डिजिट हैं विच आर इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा इस स्क्रीन पे कि पहला जो 4 बिट्स हैं 0011 वो 3 हेक्सा में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे आप 3 लिखेंगे। ठीक है, 0101 बाइनरी को जब आप हेक्सा में लिखेंगे तो वो आप 5 लिखेंगे। 1010 को जब हेक्सा में लिखेंगे तो वो A लिखेंगे आप। और 0111 बाइनरी जो है वो 7 हेक्सा है। ठीक है, तो ऊपर जो 16 बिट्स लिखे हुए हैं उनको हेक्सा में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आएगा 35A7। ठीक है, तो ये 4 हेक्सा डिजिट्स आएंगे जो कि आप इस स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, यही 4 हेक्सा हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला हेक्स डिजिट है वो तो ऑप कोड है। ठीक है, जो आपने इस स्लाइड में भी देखा था, ये 3 जो है ये ऑप कोड है। ठीक है, और फिर ये बाकी 3 ऑपरेंड्स हैं। तो इसमें ये पहला वाला 1 जो है ये ऑप कोड है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है लोड। लोड ऑपरेशन आपको पता है कि लोड क्या होता है कि इट टेक्स डेटा फ्रॉम रैम एंड लोड्स इनटू अ रजिस्टर। ठीक है, तो कौन से रजिस्टर में लोड करना है, ये सेकंड नंबर जो है, ये जो ऑपरेंड एक है, वो बता रहे हैं कि कौन से रजिस्टर को लोड करना है। तो ये बता रहे हैं कि 5th रजिस्टर को लोड करना है हमने। 1 मीन्स लोड, लोड करो 5th रजिस्टर को। तो किस चीज से लोड करो, 6C जो है वो मिला के एक एड्रेस बन रहा है, रैम का एड्रेस। ठीक है, तो रैम के क्योंकि बहुत सारे एड्रेसेस हैं, 8 GB रैम अगर है आपके पास तो 8 बिलियन एड्रेसेस होंगे। तो हर एड्रेस जो है उसको हम हेक्सा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि एड्रेस भी बाइनरी में होते हैं। ठीक है, तो 6C इज एक्चुअली एन एड्रेस ऑफ अ सेल। तो उस सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम फेच करके रजिस्टर 5 में लोड कर देंगे। तो पहली इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो ये कह रही है कि 6C जो एड्रेस है उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको लेके आओ बस के ऊपर से, और उसको जो रजिस्टर नंबर 5 है उसमें लोड कर दो। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ओवर हियर। और मैं बाकी इंस्ट्रक्शंस भी इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा उनकी ट्रांसलेशन इन माय नेक्स्ट क्लास। एंड आई विल जस्ट एंड हियर टुडे। जुहेब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर आप एक बार और बता सकते हैं कि जो 1 है शुरू में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 और फिर 5 जो है नीचे? ये ऑप कोड्स हैं। ये आपको इस स्लाइड में भी आप देखेंगे कि ये पहला जो हेक्स डिजिट है दैट्स द ऑप कोड। तो ये ऑप कोड्स हैं। 1 एक ऑप कोड है, 5 एक ऑप कोड है। 1 means load and 5 means add. Okay, thank you. All right, so that's the end of our class today, and I'll see you next time. Thank you very much.